जीवन मिला है, सबको मिला है। इस जीवन को कैसे जीना है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को ऊंचा और ऊपर उठाएं, कैसे हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, कैसे हम जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें, कैसे हम जीवन को मंगलमय बनाएं, पवित्र बनाएं। तो आज चिंतन कर रहा था, हम जहाँ जाते हैं उस नगर की नाम की व्याख्या करते हैं। तो चिंतन कर रहा था, उसको मैं बोल देता हूँ, हालांकि यहाँ बालिकाएं बैठी, विषय तो दूसरा चिंतन किया है, फिर भी उसको मैं रखता हूँ। आपके गांव का नाम है क्या? पलसूद। पलसूद है ना? तो पलसूद का पा क्या कह रहा है? पलसूद का पा कह रहा है परोपकार से ही जीवन का उपकार होगा। पलसूद का पा कह रहा है परोपकार से ही जीवन का उपकार होगा। फिर ल क्या कह रहा है? ल कह रहा है लगाम जीवन की गुरु को सौंपने से ही जीवन का अंधकार दूर होगा। लगाम जीवन की गुरु को सौंपने से ही जीवन का अंधकार दूर होगा। और सू क्या कह रहा है? सूझबूझ से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। सूझबूझ से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। और द कह रहा है दहन बुराइयों का होगा तो ही जीवन का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। दहन बुराइयों का होगा तो ही जीवन का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। अपने जीवन का अगर आप चाहते हो उपकार, अपने जीवन का आप उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहते हो, तो उसमें परोपकार भाव रखना बहुत जरूरी है। एक भक्त भगवान की खूब भक्ति कर रहा था, खूब अर्चना कर रहा था, और भगवान प्रसन्न भी हो गए और भक्त से पूछा, बोल क्या चाहिए तुझे? तो भक्त भी बड़ा आस्थावान श्रद्धावान था। उसने कहा, भगवान बस 2 चीज मुझे दे दो, बस 2 चीज मुझे दे दो। बोलो क्या चाहिए? बोले जिन्होंने मुझ पर उपकार किया उनको कभी भूलूं नहीं। जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है उनको कभी भूलूं नहीं, पहली बात। और उपकार करने का मौका मिले तो पीछे हटूं नहीं, दूसरी बात। इतना आशीर्वाद दे दो कि जब भी कभी मौका मिले तो हटूं नहीं। आपने विचार किया कि आप पर भी बहुत लोगों का उपकार है, माता पिता का उपकार है और अन्य लोगों का उपकार है। उस उपकार को आप भूलोगे तो नहीं। अगर आप उस उपकार को नहीं भूलो तो ध्यान रखना, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने आपके लिए सोच रखा है, जो सपना आपके लिए उन्होंने बनाया है, उन सपनों को पूरा करना। ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद आप उनके भावों को भूल जाओ और अपनी जो मानसिक स्थिति है या जो अपनी विचारधारा है वो बदल लो। क्योंकि होता ये हैगा कि घर में हम रहते हैं, घर के संस्कार रहते हैं, लेकिन जब घर से बाहर आते हैं और जब हम उम्र वालों से मिलते हैं और हम उम्र वालों से मिलते हैं तो बहुत जल्दी हम फिसल जाते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को हम, अपने जीवन को हम समाप्त कर लेते हैं। तो कभी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे परिवार को और अपने लोगों को नीचा देखना पड़े। ये उनके ऊपर उपकार करना क्या है? ये भी बहुत बड़ा उपकार है कि उनके भावों को पूरा आप करना। और दूसरा, कभी किसी की आपको उपकार करने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना, बिल्कुल तत्पर हो जाना कि हमें उपकार करना है, सेवा करना है और उनकी सेवा करके ही अपने आप को उपकृत मानना। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, एक बहुत गरीब व्यक्ति था और वो गरीब व्यक्ति था, मंदिर में वो पुजारी था। अब तनख्वाह बहुत कम, परिवार बहुत बड़ा था, तनख्वाह कम थी। तो किसी एक सज्जन व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इसकी मदद की जाए और समाज के लोगों से कहा जाए कि इसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इसका वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन कोई चलती है क्या? किसी की नहीं चलती। तो फिर उसने क्या उपाय किया? उसने वो जो उपाय किया, परोपकार की बात थी, तो उसने जो उपाय किया वो उपाय ये किया कि सबसे अच्छा तो एक काम करता हूँ,
मैं अपने यहाँ ही इस व्यक्ति को बुलाता हूँ। और बुलाने के बाद उसने कहा कि भैया इस घर में, जो मैं जिस घर में या जिस मैं दुकान पे रहता हूँ, उस दुकान की बहुत एनर्जी कम है। इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रोज़ आपको आना है। आप मंदिर में जैसी भक्ति करते हो ऐसे यहाँ भी आराधना करना है, जाप अनुष्ठान करना है। मैं इतने पैसे आपको 10,000 रुपये महीने आपको इस बात का दूंगा, रोज़ 2 घंटे आके यहाँ अनुष्ठान करना। उसने सामने वाले के दुख को अपना दुख समझा और उसको परोपकार के लिए, मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। ऐसे ही आप लोगों को भी हमेशा परोपकार के लिए, मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाना है। और दूसरी बात, सेवा में कभी पीछे नहीं हटना है। एक अच्छी याद आ गई अभी सेवा के ऊपर, एक बालक की कहानी है। वो आप कहानी नहीं, सत्य घटना है। सत्य घटना हमेशा पसंद करता हूँ मैं, और आप लोगों को देख के वो घटना तो याद आ गई। विषय तो दूसरा था आज का, इन लोगों के लिए गुरु के ऊपर विषय सोचा था, लेकिन अब आप लोग बैठे हो तो आप लोगों के सामने एक वो बालक की कहानी आपके सामने रखता हूँ। परीक्षाओं का समय चल रहा था और परीक्षाओं के समय वो बालक अपनी एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल की ओर, विद्यालय की ओर, स्कूल तो नहीं बोलना चाहिए, विद्यालय बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कूल शब्द है, आप लोग स्कूल बोलते हो विद्यालय बोलते हो? स्कूल बोलते हो। ये स्कूल की आपने डिक्शनरी में अर्थ देखा क्या होता है स्कूल का? नहीं देखा? तो बच्चों, स्कूल का अर्थ जो है ना वो बड़ा ऐसा है, ये जो स्कूल है इसका डिक्शनरी में आपको अर्थ नहीं मिलेगा। पूर्व में अंग्रेज लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ क्या चलता है, गुरुकुल। क्या चलता है? गुरुकुल। तो बोले यहाँ गुरुकुल चलता है, तो उस गुरुकुल के तर्ज पर उन्होंने कार्मेंट स्कूलों की स्थापना करी। तो उन्होंने गुरुकुल को, वो किसको मानते थे? वो ईश को मानते थे, तो उन्होंने ईश स्कूल नाम रखा उसका। ईश का कुल स्कूल, जैसे गुरु का कुल गुरुकुल होता है, ऐसे ईश का कुल स्कूल। तो ऐसे कार्मेंट को स्कूल बोलते हैं, लेकिन आप तो हिंदी, भारत माता की हिंदी विद्यालय ना, ये तो यहाँ तो विद्यालय बोलना, आपको स्कूल नहीं बोलना है। हमारे मुख से निकल जाता है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो वो विद्यालय की ओर पढ़ने के लिए जा रहा था, एग्ज़ाम के लिए जा रहा था, परीक्षा देने जा रहा था, और हुआ ये कि रास्ते में एक वृद्ध महिला एक्सीडेंट के माध्यम से किसी ने टक्कर मार दी होगी, और वो जो टक्कर मारी होगी तो गिरी होगी और तड़प रही होगी। अब वो जो बालक था उस महिला को देखता है, उस वृद्ध माँ को देखता है। वृद्ध माँ को देखने के बाद वो देखता है कि ये तो मदद की, इसको तो ज़रूरत है, परंतु अब वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्ज़ाम है, और पेपर सामने है और समय कम है। अब उसे ये लगता है कि अगर मैं माँ की मदद करता हूँ तो फिर परीक्षा में जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो है नहीं समय मेरे पास कि मैं माँ को अस्पताल तक पहुँचा दूँ और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचूँ। अब विचार करता है वो, अपने मन में उसके द्वंद्व चल रहा है कि क्या करूँ मैं एक तरफ सेवा करूँ तो मेरा साल खराब होता है, पूरे साल भर मैंने मेहनत करी है, अब मैं सेवा को मौका दूँ कि पढ़ाई को, किसको दूँ? बहुत विचार करने के बाद, बहुत द्वंद्व के बाद उसने सोचा कोई बात नहीं, 1 साल खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, पर मुझे तो इस माँ की सेवा करना चाहिए। और उसने वो विचार बनाकर एक ऑटो रिक्शा को रोका। रोकने के बाद उस माँ को, उस वृद्ध माँ को बिठाया और अस्पताल की ओर ले गया। जब अस्पताल की ओर ले गया, डॉक्टर देखता है तो वो दफ्ती क्या बोलते हैं आप, वो जिस पे पेपर लिखते हैं ना, हमारे समय चलती दफ्ती, पुस्ता जिस पे पेपर लिखते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड बोलते हैं, तख्ती बोलते हैं। उस तख्ती को देखकर उस डॉक्टर ने सोचा, निश्चित तौर से एग्ज़ाम चल रही है, परीक्षा का समय चल रहा है, और ये बालक जो है परीक्षा में जा रहा होगा, और कपड़े की वेशभूषा से नहीं लग रहा कि इनके कोई ये। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, तो उन्होंने बताया कि मैं आ रहा था, ऐसा ऐसा हो गया। तो बहुत अच्छा। फिर जब माँ को अंदर, दादी माँ को अंदर उन्होंने एडमिट किया, तो उस बालक से एक बात बोले बेटा तुम्हारी एनुअल एग्ज़ाम है ना? हाँ। तुम चले जाओ। तो बोले अब जाके करूँगा क्या मैं? अब तो मैं जाऊँगा, मुझे अंदर भी एंट्री नहीं मिलेगी, अब तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो डॉक्टर साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा भी त्याग है कि एग्ज़ाम हॉल में ना बैठने को मिले तो नहीं, लेकिन सेवा का मौका मिले तो पहले सेवा करना चाहिए। है आपके अंदर ऐसा हृदय? है क्या? है ऐसा? अगर आपके साथ ऐसा घटित हो जाएगा तो आप क्या करोगे बताओ? ऐसा करोगे?
आप एग्जाम देने जाओगे कि सेवा करने? पक्का? भैया बहुत अच्छा, ताली इनके लिए आप लोग बजा दो। अगर यहाँ के विद्यालय में अगर सेवा के संस्कार दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि, तो उस बालक ने तो वही किया। और जब उन्होंने देखा डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने पूछा ये विद्यालय आगे जो है वहीं है ना? बोले हाँ, उस विद्यालय के प्रिंसिपल को हम अच्छे से जानते हैं, आप चिंता नहीं करो, हम माँ को देख लेंगे, आप जाओ। तो बोले वहाँ हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले हम आपके सामने फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने वहीं से फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाने के बाद वहाँ बोला, सत्य घटना है ये, मैंने पढ़ी थी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। फ़ोन लगा के बोला ऐसा ऐसा बालक है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वो सेवा के निमित्त से लेट हो गया है, इसको आप अंदर कर लेना ताकि ये अपना पेपर दे सके। और उस बालक को भिजवा दिया। और वह बालक वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद उसकी एंट्री होती है, तो उससे कह दिया जाता है आपको अपना पेपर 1.5 घंटे में करना है, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप अपना पेपर समाप्त कर लेना। तो अब वो बालक पूरे तन्मयता से लगता है। डॉक्टर साहब को लगा कि ऐसा नहीं हो कि वो बच्चा बहुत सज्जन था, मना कर दे तो अंदर नहीं जाए। तो वो उनको लगता है इलाज करने के बाद डॉक्टर साहब स्वयं पहुँचते हैं। स्वयं पहुँचने के बाद पूरे स्टाफ को और वहाँ के जो प्रधान अध्यापक है उनको बोलते हैं, वास्तविकता में संस्कार के साथ सेवा, आप अध्ययन तो करा ही नहीं, लेकिन संस्कार और सेवा का भी यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बोले आपके उस बालक ने साल की परवाह नहीं करी कि मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरा साल खराब हो जाएगा, और यहाँ सेवा के लिए आया, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो बालक जब पेपर देता है तो शिक्षक लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा आपको और समय दिया जा सकता है, आधा घंटा और दिया जा सकता है। वो बोलता नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा जो पेपर था वो पूरा 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से हो गया। अब वो बालक हंसी खुशी उस पेपर को देकर वहाँ अस्पताल पहुँचता है। अस्पताल में पहुँचने के बाद वो देखता है तो जो माँ थी वो होश में आती है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि यही बालक है जिस बालक ने आपको जीवन दान प्रदान किया है। वो माँ, जो बूढ़ी माँ थी, वो गले लगा लगा कर लिपट लिपट कर रोती है, बेटा तूने मेरी मदद की है, तेरा भला हो, खूब दुआएं देती है, खूब उसके लिए आशीर्वाद देती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बालक 1.5 घंटे में क्या कर पाएगा, पास होने जितने नंबर लाया होगा, लेकिन नहीं, उस बालक ने पूरी इस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान वो प्राप्त करता है जिसके अंदर दूसरों के प्रति सेवा के, करुणा के, दया के भाव हों। वही आगे अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर और अच्छाइयों की ओर ले जा सकता है। आप लोग चाहें, आप लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहें तो ये कर सकते हैं। क्या करना है अपने को? अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना है। दूसरी बात, लगाम जीवन की गुरु को सौंपने से ही जीवन का अंधकार दूर होगा। वास्तविकता में अगर आप अपने जीवन का अंधकार दूर करना चाहते हो तो अंधकार तभी दूर होगा जब आपकी सच्ची आस्था किस पे होगी? अपने गुरु पर। क्योंकि गुरु को अगर आपने जीवन सौंप दिया, जीवन की डोर किसी को सौंपी है, तो गुरु को अगर सौंप दी है तो बस अब उनकी सुपुर्द अपने जीवन को कर दो, और वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। हमेशा उनके प्रति श्रद्धा हो। गुरु के बिना पूछे आपके जीवन का कोई भी कदम नहीं उठना चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि आप सच्ची आस्था गुरु के प्रति रखते हो। जब रास्ता दिखाने वाले हैं तो हम क्यों अपना रास्ता नहीं चुनना। अगर आपने जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हो तो जो गुरु के वचन हैं उनको हमेशा मानते जाना। वे धन्य हैं जिनका जीवन, जिनका सपना और जिनका सब कुछ अपने गुरु के लिए होता है। तो आपको भी आपके जीवन में गुरु मिले हैं, उन गुरु के प्रति आप समर्पित भाव के साथ आपका जीवन बने, यही भाव है। और सूझबूझ से तात्पर्य यही है कि अपने जीवन में इतनी समझदारी से हर कदम को उठाना कि जिसके माध्यम से सूझबूझ से हमारे जीवन में अच्छाइयाँ होगी और दहन बुराइयों का होगा तो ही जीवन का। ये कौन सी क्लास की बालिकाएं हैं? सब 6 से ऊपर है ना, 9वीं से 12वीं। चलो ठीक है, एक अच्छा विषय हम आपको दे देते हैं। समय तो है 5-7 मिनट, 8 मिनट में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा एक विषय आपको देते हैं। सबकी एक धारणा है, सबकी एक धारणा है, हमें याद नहीं होता है। ठीक है ना, आपके काम का विषय दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों, सिर्फ बच्चों के लिए। और जो शिक्षक लोग हैं वो भी बहुत ध्यान से सुने। एक कल परसों भी बताया था, फिर आज बता देता हूँ। सबकी धारणा है कि हमें याद नहीं होता है, और हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ तरीके बता रहा हूँ कि याद कैसे करना है,
कैसे जल्दी याद हो और किस प्रकार से हम उसको अपने दिमाग में फिट करें कम समय में और कम मेहनत में। अगर आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूँ और बहुत से लोगों को बताया है। यहाँ तक कि जो आईएएस के एग्ज़ाम वाले हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन लोगों को ये बताया। अभी एक बहन आपके सामने बैठी हैगी, आज सुबह ही चर्चा चल रही थी, तो वो जब मामोरा में मैंने वो चारों पांचों चीज़ें बताई कि आपको अपने को इस प्रकार से अपनी पढ़ाई करना, तो वो फर्स्ट डिवीज़न है, वो बीच में बैठी आपके सामने। मैंने पूरे पांचों तरीके बताए। मैंने कहा ये ऐसे बहुत डिप्रेस थी, वो कैसे पढूं, कैसे याद करूं, कैसे अपने आप को सबके बीच में प्रस्तुत करूं। हमने कहा मैं छोटे मोटे 4-5 तरीके अपने जीवन के अनुभव के आपको बता रहा हूं और बहुत से लोगों को बताए, वो आप फॉलो अप करना, निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो फर्स्ट डिवीज़न है इस बार। एक बालक और था, उसको सबसे टॉप कॉलेज है इंडिया का, बनारस का, वहाँ एंट्री होना बहुत, हाँ भारत का सबसे अच्छा महाविद्यालय है वो, बनारस का। उस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए मतलब लाखों की प्रवेश होते उसमें। अब उस बालक का 23वां नंबर लगा है, 23वें नंबर पे उसकी वहाँ पर एंट्री हुई है। अभी वो आया था 52 गजा में आशीर्वाद लेने, वो बालक। महाराज जी 23वें नंबर पर मेरी एंट्री हो गई है। और सिर्फ जो आपने चारों पांचों तरीके बताए थे, उन चारों पांचों तरीकों को मैंने अपने जीवन में फॉलो अप किया और उसके माध्यम से मैं बहुत आगे बढ़ गया। तो ध्यान से वो चारों पांचों तरीके आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें 5 चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले 12 कलर के पेन, 10 कलर के, 5-7 कलर, जितने ज़्यादा कलर के होंगे उतने अच्छे, ठीक। फिर उसके बाद जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतनी डायरियाँ, बड़ी डायरियाँ नोटबुक जो आप कहते हैं उसको, है ना, 6-7-8 जितने सब्जेक्ट हैं आपके 5। फिर उसके बाद है जितने सब्जेक्ट हैं उसकी छोटी डायरियाँ पॉकेट साइज़ की, जो अपने जेब में आ सके, ऐसी 6-7 जितने सब्जेक्ट हैं वो। चौथी चीज़ उसमें चाहिएगी आपके लिए उसको आईफोन क्या बोलते हैं जिससे आप सुनते हो, ईयरफोन चाहिए। और 5वां अगर आपके पास मोबाइल हो तो ठीक, सुन लो, आगे काम आ सकता है, आगे की पढ़ाई के लिए आपको काम आ सकता है। 5वां चाहिए मोबाइल। ये चीज़ें चाहिए, जिसके पास मोबाइल हो उसको टेप कर ले या अपने पास इसको नोट कर ले, बहुत काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये 5 चीज़ की आवश्यकता है। अब सबसे पहले 12 कलर के पेन क्यों? अब ये 12 कलर के पेन क्यों? मैं 12 कलर के पेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न का आपने उत्तर लिखा, ठीक है ना। अब वो जो प्रश्न का जो आप उत्तर लिख रहे हो, वो प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, उस प्रश्न के आप एक प्रश्न के 5 बिंदु बना लो, 5 पॉइंट्स बना लो, और 5 पॉइंट्स अलग अलग आपको 5 हेडिंग डालना है और 5 कलर में लिखना है आपको उस प्रश्न को, ठीक है ना। उस प्रश्न के उत्तर के 5 आपने टॉपिक बना लिए, 5 हेडिंग बना लिए और 5 कलर में आपको उसको लिखना है। एक प्रश्न हो गया। मान लीजिए एक सब्जेक्ट के 100 प्रश्न हैं आपके, तो ये 100 प्रश्न आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। एक प्रश्न लिखा, फिर उसको 5 कलर के पेनों में 5 प्रकार की हेडिंग, उस हेडिंग को आप टॉपिक कोई छोटे से में जो आप करना, जैसे धर्म है तो ऊपर धर्म लिख दिया, धर्म के ऊपर नीचे डिटेलिंग हो गई। ऐसे आपने एक प्रश्न के 5, 6, 4, 7 जितने बनते टॉपिक बना लिए। ये एक पूरी बड़ी डायरी आपने 100 प्रश्न की एक सब्जेक्ट की तैयार कर ली। अब जब एक प्रश्न आप, अब मूल बात समझना, इसके बाद क्या होगा कि एक प्रश्न आपने जो लिखा है, उस प्रश्न के बाद आपको उस प्रश्न के बाद क्या करना है, उस प्रश्न के बाद मान लीजिए आपके मन से, आपके खुद के चिंतन से आपको एक ड्राइंग बनाना है। झोपड़ी बना ली, बैल बना लिया, गाय बना ली, बकरी, जितने प्रश्न हैं उतनी आपको ड्राइंग बनानी है। मतलब एक प्रश्न के बाद आपने एक मान लीजिए हाथी बनाया, तो वो हाथी आपने नीचे ड्रॉ कर दिया। अब वो जो 5 पॉइंट जिस कलर में लिखे थे आपने, मान ली लाल कलर में पहला पॉइंट लिखा था, तो एक पैर पे आप एक पॉइंट लिख दो, दूसरे पैर पे आप दूसरा पॉइंट लिख दो, तीसरे पैर पे आप तीसरा लिख दो, कान पे चौथा लिख दो, दूसरे कान पे 5वां लिख दो। ऐसे उस हाथी पर आप वो जो 5 पॉइंट्स आपने बनाए थे, जिस कलर में बनाए थे, उस कलर में आपको वहाँ लिखना है। मतलब एक प्रश्न और एक ड्राइंग, ऐसे जितने प्रश्न हैं उतनी अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स बनाना है आपको। और वो जो ड्राइंग से वो अलग अलग ही होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। पर पेन का ध्यान रखना, जिस कलर में आपने वहाँ लिखा है उसी कलर में आपको यहाँ भी लिखना है। अलग अलग कलर का क्यों कह रहे हैं, तो आप खुद अनुभव करना। एक जैसा आप काला काला पढ़ोगे तो एक ऊप से जाओगे, और वही चीज़ अलग अलग कलर की रहेगी तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और देखने में भी एक अलग से अंदर से प्रशंसता आएगी। इसलिए आपको वो अलग अलग कलर में, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको कलर याद आएगा कि लाल कलर में लिखा था, हरे कलर में लिखा था, नीले कलर में लिखा था। अब वो ड्राइंग क्यों बनवा रहा हूँ मैं, वो ड्राइंग इसलिए बनवा रहा हूँ, सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी कॉन्फिडेंस की कमी।
हम कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी, एक सब्जेक्ट पढ़ा, उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 15 दिन लगे, ठीक है ना। अब 15 दिन के बाद हमने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए एक सब्जेक्ट तैयार किया, दूसरा सब्जेक्ट तैयार किया। अब वो जो पहला हमने 15 दिन में तैयार किया था ना, जो पहला हमने 15 दिन में तैयार किया था, अब उसको तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब वो मान लीजिए 2 महीने बाद, तो 2 महीने में हम उस ऐसा लगता भूल गए, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है भूलने के कारण। तो अब क्या करना है, वो जो हमने आपको ड्राइंग्स बताई थी आपको, जो हाथी बैल जो बकरी झोपड़ी बनाना, अब आपको सिर्फ मात्र उस हाथी को देखना है, हंसी हंसी में आप देखते जाना। हाथी को देखना, 5 पॉइंट को देखना, बैल को देखना, 5 पॉइंट को देखना, और मान लो गाय को देखना, जो 100 प्रश्न है उस 100 प्रश्न को हंसी हंसी में सिर्फ जो ड्राइंग्स बनाई है आपने, उन ड्राइंग्स को आप देखते चले जाना। जो आपने फोटोज़ बनाए, जो चित्रकारी करी है, उनको देखते जाना। आधा से पौन घंटा 1 घंटे में पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा, और हंसते हंसते खेलते खेलते पता नहीं चलेगा, और 1 घंटे में आप वो पूरी बुक को रिवाइज कर लोगे, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो वो एक बड़ी डायरी का आपको हेतु बता दिया, इसलिए वो अलग अलग कलर से और ड्राइंग। अब छोटी पॉकेट साइज़ की डायरी क्यों? पॉकेट साइज़ की डायरी इसलिए कि आपने जो 5-5 पॉइंट तैयार किए थे, 5 पॉइंट मुख्य प्रश्न के, फिर वो हाथी में ड्रा किए थे, अब वो 5-5 पॉइंट की आपको पूरी वो डायरी 100 पेज की छोटी सी पॉकेट साइज़ की, वो इसलिए कि आप चाहे जहाँ आप मान लीजिए विद्यालय से आ रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े, कहीं भी खड़े, आपको डायरी खोलना है, उस डायरी को पढ़ना है। और आपको नियम है कि 7 सब्जेक्ट हैं, तो 7 दिन में हमें वो डायरी 7 बार रिपीट कर लेना है। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने सब्जेक्ट को आप बार बार रिवाइज करोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम अनकॉन्फिडेंस हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं और हमें पूरा सब्जेक्ट आता है। ये छोटी डायरी का कमाल है, ये छोटी डायरी आपके बहुत काम आएगी, जहाँ चाहे वहाँ आप यूज़ कर सकते हो, और ज़रा से में अपने पूरे सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर सकते हो। और अब तीसरा, मोबाइल क्यों और ईयरफोन क्यों? तो मोबाइल और ईयरफोन इसलिए आपको क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अपनी वाइज में ऐसा करना है, मैं किसी को समझा रहा हूँ या मैं किसी को समझा रही हूँ, और समझाते हुए उसको पूरा रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद वो जो आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको आप अपनी मेमोरी में कर लेना पक्का कि हाँ ये एक सब्जेक्ट हो गया। अब असल में होता ये हैगा कि हम लोग मूड फ्रेश करने के चक्कर में जाते हैं कि भैया थोड़ा 8 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, और मूवीज़ देखने लग जाते हैं, या और कोई दूसरी चीज़ें मैच देखने लग जाते हैं, या और कुछ अन्य जगह चल जाते हैं। तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मूड फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जितना हमने पढ़ा है वो सब पूरा वो 15 मिनट आधा घंटा में पूरा का पूरा वो धुल जाता है। तो हमें अपना मूड फ्रेश करना है ना, तो उस वक्त क्या करना है, वो जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको सुनना है, अपनी खुद की आवाज़ में जो हमने रिकॉर्ड किया मूड फ्रेश करने के लिए वो सुनना है। वो सुनोगे तो बहुत आपको लगेगा कि हाँ मेरी आवाज़ में मैंने जो सुना है वो आपको याद होता चले जाएगा। तो मूड फ्रेश होने के लिए मूवीज़ नहीं देखना। मैं हमेशा कहता हूँ एक छोटी सी गोली होती है, उस छोटी सी गोली से क्या होता है, पेन किलर होती है, खाई और पूरे शरीर का दर्द खत्म। ऐसी वो छोटा सा 15 मिनट या आधा घंटे का समय हमने ख़राब किया, उससे हमने जो 8 घंटे की मेहनत थी वो पूरी समाप्त कर ली। तो ये उस मोबाइल और उस आईफोन का है, मतलब बड़ी डायरी पूरे नोट्स के लिए, फिर उसके बाद उसमें वो ड्रा इसलिए कि हमने सिर्फ आधा 1 घंटे में पूरा जो विषय वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर छोटी डायरी पॉकेट साइज़ की, हम आते जाते देख सके, और ईयरफोन जिसे हम सुन सके। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पढ़ने का जो समय है वो बहुत उचित होना चाहिए। पढ़ने का समय से तात्पर्य ये है कि प्रातः काल का समय ही सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय शांत वातावरण होता है, उस समय जो है पूरा हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। हम दिन भर के थके रहते हैं। हम लोगों की धारणा ये रात में 12 बजे तक, नहीं, रात में 12 नहीं, आप सुबह जल्दी उठें, और सुबह जल्दी उठकर अगर पढ़ाई करेंगे तो जो आप सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो ये मान के चलना दिन का 5 घंटे है। बिल्कुल, हम भी जो पाठ आदि करते हैं रात को करते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, और वही पाठ सुबह उठ के करते हैं तो 10-15 मिनट में हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो यही कि वातावरण भी और वो काल भी सरस्वती का काल माना गया, इसलिए प्रातः काल ही अध्ययन का काल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरू शुरू में आपको ऐसा लग सकता है नींद आ रही है, तो अब 20 साल के, 18 साल के, 15 साल के संस्कार हैं, वो धीरे धीरे जाएंगे, अपने आप नींद खुलने लगेगी। नहीं हो तो थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लें आप। और मैं तो हमेशा बताता हूँ बच्चों के लिए कि त्राटक करें। त्राटक मतलब अगर आप त्राटक करेंगे तो आपकी एकाग्रता बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। मतलब गाय के घी का दीपक लिया, उसको आँख के सामने अपने एक हाथ दूर रख लिया अपनी आई डिस्टेंस से, और फिर उसको जब तक देखेंगे जब तक आँख से आंसू नहीं आ जाए, और फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठना। जो आपने पढ़ा वो सब कुछ आपको याद होते चला जाएगा। इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और आपकी बुद्धि भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी।
और आपको जो आपने याद किया वो आगे तक याद रहेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का जो समय है, अध्ययन का जो समय, वो रात का ना रखें, सुबह करें। लिखने का काम आप दिन में करें, लिखने का काम आप रात में 9 साढ़े 9 तक करें, लेकिन याद करने का काम आप सुबह प्रातःकाल ही करेंगे। वो याद किया हुआ आपको आगे तक बना रहेगा। तो ये आपको मैंने पढ़ने का तरीका आप लोगों के सामने रखा है। फिर से एक बार रिवाइज करें। बड़ी डायरी, उसमें डायग्राम, छोटी डायरी जो हमेशा काम आएगी, और फिर जो आपको हमने मोबाइल का बताया वो। और पढ़ने का काल कब का? पढ़ने का काल प्रातःकाल, सुबह सुबह का ही रखना है। कर पाएंगे आप ऐसा? कुछ समझ में आया कि थोड़ा आया ही नहीं आया? अगर मान लो नहीं आया तो शिक्षक लोगों को तो आ गया ना। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बताना। इसको करने से और इसको बताने से इनके अंदर बहुत सारी जो अंदर से एक धारणा बन जाती है, हमें याद नहीं हो रहा है और हम आगे बढ़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस अच्छा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे शिक्षक लोग तो बैठे हैं, आए ना समझ में? बहुत अच्छी बात है कि समय अपना हो गया है। अंत में अपनी 5 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हर जगह रखता हूँ उसको, 5 बातों को। उन 5 बातों को आप बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले, हमें जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद हमें न्यूज़पेपर नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, मूवीज़ नहीं देखना है। क्या करना है? सबसे पहले उठते ही हमें अपनी परमात्मा का ध्यान करना है, ओंकार ध्वनि करना। और ओंकार ध्वनि के बाद आपको ध्यान ये करना है, हे भगवान, मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी सार्थकता ये हो, मेरे माध्यम से किसी का भी आज दिन भर में बुरा ना हो, सबका भला करूं, सबका अच्छा करूं, किसी का भी मेरे माध्यम से गलत ना हो, मैं पापों से बचा रहूं, मैं इन गलत कार्यों से बचा रहूं, कोई भी मेरे साथ ऐसा ना हो मेरे माध्यम से कि किसी का मेरे माध्यम से दुख कष्ट का कोई भी कार्य मेरे माध्यम से ना हो। ये आपको कब को सोचना है? सुबह उठते वक्त आपको ये विचार करना है कि मेरे माध्यम से किसी का गलत ना हो, मेरे माध्यम से कोई पाप ना हो, सबका मैं भला करूं, सबका मैं अच्छा करूं। फिर उसके बाद दूसरी बात आपको विशेष ध्यान रखनी, जब आपको समय मिले, जब भी मिले, आते जाते उठते बैठते जहाँ भी समय मिले, तो आपको 4 चीज़ें हम बता रहे हैं, उन 4 चीज़ का चिंतन करना, 4 चीज़ों का चिंतन करना। कौन सी 4 चीज़? सुनो ध्यान से। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं हाँ, बहुत बढ़िया। ये आपको चिंतन करना, पवित्र आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, और शांत आत्मा हूँ, और शक्तिशाली आत्मा हूँ। सुखी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब जब भी आपको समय मिले आपको ये चिंतन करना, तो निश्चित तौर से आप शक्तिशाली भी बन जाएंगे, आप सुखी भी बन जाएंगे, आप शांत भी बन जाएंगे, और आप पवित्र भी बन जाएंगे, है ना। तो हमेशा आपको जब समय मिले आपको ये चिंतन करते रहना है। तीसरी और प्रमुख बात कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका हमेशा आपको चिंतन करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जीवन के लिए सार्थक है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, इसका चिंतन करना। और चौथी बात, जब भी आप रात्रि में विश्राम करो, जब आप रात्रि में विश्राम करते हो ना, सोते हो ना, सोने के पहले सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या का अवलोकन कर लेना कि मैंने क्या किया। और आपको लगता है कि कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, तो उसका जो आपने बुरा किया उसका क्या दुष्परिणाम होगा उस पर चिंतन करना। आपने अगर कुछ किया गलत, आपको लगता है कि मैंने, हर व्यक्ति, हर एक को लगता है कि मैंने कहाँ गलत किया, तो जो गलत किया है उसके दुष्परिणाम पे चिंतन करना कि मैंने ये गलत किया है तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका क्या नतीजा मुझे भोगना पड़ेगा। जब हम पाप की ओर हमारी दृष्टि पहुंचती है ना, तो अपने आप हम बचते चले जाते हैं। वो पाप की गलती होती जाती है, हमारी धारणा बन नहीं पाती, लेकिन अब हम उसका सोचते हैं कि इस पाप का क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा, तो हमें पाप से अपने आप भय लगने लगता है। तो वो रात को बैठ के जो गलती करो उस गलती का दुष्परिणाम चिंतन करना है आपको, ठीक है ना। चौथी और पांचवी बात, हमेशा शुद्ध और सात्विक आहार ही करना है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो आपको शुद्ध और सात्विक आहार ही करना, भोजन करना है। और भोजन करते वक्त विशेष ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? मोबाइल टीवी आदि का प्रयोग, मतलब आप जब भोजन करें तो किसी प्रकार की मूवीज, किसी प्रकार टीवी, कोई मोबाइल नहीं चलाएं, ठीक है ना। हो जाएंगी 5 बातें, हो जाएगी, ठीक है। क्या सोचना है आपने को? कैसी आत्मा हूं मैं, और
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पवित्र आत्मा, सुखी आत्मा, शांत आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, इसका चिंतन करना, रोज सुबह उठकर सबके भले की बात करना है, सबके भले का सोचना है, और रोज रात को अपना खुद का चिंतन करना है कि मैंने क्या गलत किया। ठीक, इतना ही रखते हैं अपन। बोली समाधि कर लो। अहिंसा परमो धर्म की, 9 बार अपने अपने इष्ट